उतना ही बढ़ेगा। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात की थी और डी ब्रॉगली इक्वेशन पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम डी ब्रॉगली का एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर पहुंच जाएंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर पहुंच जाएंगे। The de Broglie wavelength of an electron is equal to the distance traveled by it in unit time. Then find out its velocity. Your options are given. Last option है cannot be calculated. अभी तक कुछ ही बच्चों का आंसर सही आया है, बाकी सब गलत कर रहे हैं। ठीक, the correct answer is root over h upon m. रूट ओवर h अपॉन m। देखें जरा कैसे, इन्होंने हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू the distance traveled by it in a unit time. Distance travel in a unit time is velocity. Distance travel in a unit time is velocity. इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है lambda is equal to velocity. Lambda is equal to velocity. अब हम जानते हैं lambda is equal to होता है h upon mv. Now, what we have to calculate? We want to calculate the velocity. So, we must put v in place of lambda as it is given in the question. Lambda की जगह पर हमें रखना पड़ेगा velocity, क्योंकि ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। क्या आएगा मेरे पास? v is equal to h upon mv. V square is equal to h upon m. So V is equal to root over h upon m. So
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये प्रश्न आप सभी के समझ में आया है? सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक बार देख लें, निहार लें, समझ लें। डी ब्रॉगली इक्वेशन का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस इज द कंडीशन, लैम्डा इज इक्वल टू v बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. Now we must put v in place of lambda as this condition is given in the question. So when you put v in place of lambda, we will get this equation. v is equal to h upon mv. जब आप v को यहां ले जाएंगे तो आपके पास आएगा v square is equal to h upon m, यानी कि v is equal to root over h upon m. चलिए, कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसलिए हमने माना है कि वेवलेंथ और वेलोसिटी इक्वल है. हमें बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है ना. क्वेश्चन में एग्जामिनर जो हमसे कह रहा है, जो बात हमसे एग्जामिनर कह रहा है, हमें उसी को फॉलो करना है, अन्यथा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? ठीक, बहुत बढ़िया. चलिए अब हम आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग हमसे? हाइजेनबर्ग हमसे कहते हैं वही बात जो बात हम जानते हैं कि एक साथ दो चीजें नहीं कर सकते. एक साथ दो चीजें नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डू साइमल्टेनियसली टू वर्क्स. एक साथ दो काम नहीं किए जा सकते. जैसे मैं आपसे कहता हूं, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप चैट नहीं कर पाओगे. अगर आप चैट कर रहे हो मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो. एक बार में एक ही काम होता है. यह बात हमसे हाइजेनबर्ग भी कह रहा है. अब हमें सुधरना पड़ेगा. वो हमसे कह रहा है कि हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते. इफ यू आर डूइंग चैट देन यू आर नॉट स्टडिंग. इफ यू आर स्टडिंग देन यू कांट डू चैट. अब क्या कह रहा है हमसे समझें. हाइजेनबर्ग हमसे कहता है we can not calculate simultaneously the change or uncertainty in position and momentum or velocity of a small moving particle. हम एक साथ एक छोटे घूमते हुए पार्टिकल का पोजीशन में चेंज, वेलोसिटी या मोमेंटम में चेंज एक साथ कैलकुलेट नहीं
कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। We cannot calculate simultaneously the change or uncertainty in position and momentum or velocity of a small moving particle. याद रखना है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स के लिए। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर, आंसर है स्मॉल मूविंग पार्टिकल, स्मॉल मूविंग पार्टिकल, अंडरलाइन दिस स्मॉल मूविंग पार्टिकल। क्या इक्वेशन आई? delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi. Delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi. और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह मैंने लिखा, डेल्टा पी की जगह मैंने लिखा एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी। एम इज द मास एंड डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी। क्यों लिखा? क्योंकि मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट होता है, उसमें वेरिएशन नहीं होगा। डेल्टा एम वी क्यों नहीं? इसीलिए नहीं क्योंकि मास कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है चेंज और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, चेंज और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी है चेंज और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल्टा भी है चेंज और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, चेंज और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। चलिए बेटे, ये जो इक्वेशन है ये आपको एज इट इज ही लर्न करनी है। इसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। एक चीज आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, एक चीज आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ग्रेटर देन के साइन को इग्नोर करेंगे।
उस वक्त आपको इक्वल टू ही लेकर चलना पड़ेगा, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन का साइन कंसीडर नहीं करना है। लिख लो, आप लोग भूल जाते हो बेटे, है ना, बहुत सारा लोड रहता है अपने पास, अपन भूल जाते हैं कि ग्रेटर देन का साइन यूज करना है या नहीं करना है। अब ये तो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, आपके एनसीईआरटी में भी मिलेंगी, लेकिन एक इक्वेशन और है, एक इक्वेशन और है जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, मैं वो भी आपको बता रहा हूं, हालांकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे नहीं। और वो है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, वो है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, दैट इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां डेल्टा ई है चेंज और अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी है चेंज इन। तो ये हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड फॉर्मूलाज हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मैं आपको शुरुआत से एक बार स्लाइड्स दिखा देता हूं। मेरा फिर से आपसे निवेदन है, अगर आप बार बार मुझसे कहेंगे कि पिछली स्लाइड दिखाओ पिछली स्लाइड दिखाओ, तो बेटे मैं नहीं दिखा पाऊंगा, मैं नहीं दिखा पाऊंगा। एक बार आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आप मुझसे बोल दें, मैं जब वो टॉपिक खत्म होगा, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समाप्त हुआ, मैं आपको फिर से उसकी स्लाइड्स दिखा दूंगा। बार बार एक ही बात अगर आप कहेंगे प्लीज स्लाइड दिखाओ प्लीज स्लाइड दिखाओ, तो मैं नहीं दिखाऊंगा बेटे, है ना, और मैं उसके लिए सॉरी भी नहीं बोलूंगा। Heisenberg uncertainty principle, we cannot calculate simultaneously the change or uncertainty in position and momentum or velocity of a small moving particle. Small moving particle. याद रखना है, स्मॉल मूविंग पार्टिकल h अपॉन 4 पाई क्या है, h है प्लैंक कांस्टेंट, 4 है 4 और पाई है 3.14, 22/7। और ये है इसकी दूसरी स्लाइड। चलिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है। if uncertainty in the position, if uncertainty in the position of an electron is 0, then calculate the uncertainty in its momentum। कुछ भी नहीं करना है, समझते हैं। उन्होंने हमसे बोला है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। मतलब in the given question,
डेल्टा x is equal to 0. What we have to find out? डेल्टा p. क्या करेंगे? इक्वेशन में रखेंगे डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम ग्रेटर देन के साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या आया? h अपॉन 4 पाई डेल्टा x। h अपॉन 4 पाई डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 0। तो अगर डेल्टा x 0 है, डिनोमिनेटर में 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? इनफाइनाइट। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो क्या ये प्रश्न सभी के समझ में आ गया है? इसमें किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी in position is twice the uncertainty in momentum, then find out the uncertainty in velocity. मंसूर, मैंने अभी आपसे कहा था 25 बार लिखोगे नहीं बताऊंगा बेटे, एक बार लिखोगे तो बता दूंगा। अब आप 25 बार लिखते रहो, मैं अब आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा बेटे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मंसूर। ग्रेटर देन क्यों नहीं कंसीडर करते? फिर बेटा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेगा? नहीं मंसूर बेटे, एक बार में सुनना पड़ेगा ना आपको मैं 10-10 बार बोलूंगा और उसके बाद आप मुझसे बोलोगे कि नहीं मैं अब करेक्शन कर लूंगा, नहीं करूंगा, तो मैं मानूंगा नहीं इस चीज को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 मुझे सॉल्व कर बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इज दिस। बहुत सारे बच्चे उत्तर दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे। अंश, इस क्लास को पढ़ो पहले, है ना? चलिए देखते हैं। बोल रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। दुगना है। क्या दुगना है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या लिखना चाहिए मुझे? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी लिखना चाहिए। क्या यही कंडीशन दे रखी है? क्या यही कंडीशन है? हाँ, यही कंडीशन है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या करेंगे भाई? मुझे पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मैं क्या करूं? डेल्टा एक्स की जगह पर डेल्टा पी रखूं या डेल्टा पी की जगह पर डेल्टा एक्स रखूं? क्या करना चाहिए मुझे? पी की जगह एक्स रखूं या एक्स की जगह पी रखूं? एक्स की जगह पी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है। एक्स में तो वेलोसिटी आएगी नहीं, तो मैंने क्या कर दिया भाई, डेल्टा एक्स इसके बराबर है 2 डेल्टा पी के बराबर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई।
डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 h अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो क्या लिखूंगा, 1/2 रूट ओवर h अपॉन 2 पाई। भाई 2 तो √2 हो गया, 4 का रूट कितना, 2। ये क्या हो गया, m डेल्टा v इज इक्वल टू 1/2 h अपॉन 2 पाई। So delta V is equal to 1/2m root over h upon 2 pi. 1/2m रूट ओवर h अपॉन पाई। तो आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। h अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, h कैप। आपको मैंने बताया हुआ है ये। बी क्यों नहीं, क्योंकि ये आंसर आप चेक कर लो, सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटे। अरे भैया बी क्या है देखो, बी क्यों नहीं, नहीं है इसलिए तो नहीं है ना बेटा। ये क्या है देखो जरा, 1/2m h अपॉन पाई, और ये क्या है 1/2m h कैप। और h कैप मैंने आपको बताया है किसके बराबर है, जब मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम बताया था तो आपका बी आया था। कैसे आया था आप चेक करो, ये रहा सारा स्टेप आपके सामने, ये रहा, चेक कर लीजिए। इसमें अगर आपको एक भी स्टेप में कोई गड़बड़ दिख रही है, मैंने एक एक स्टेप इसलिए लिखा हुआ है, कोई भी स्टेप मैंने नहीं खाया है, आप चेक करेंगे आपको समझ में आएगा। 2 पाई कहां गया, अरे बेटे h अपॉन 2 पाई को h कैप लिखते हैं ना। ये यहां तक सभी को क्लियर है, h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू h कैप। बोहर एटॉमिक मॉडल पर आइए, जहां पर मैंने लिखवाया था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। दो वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, लिखता रहे वेदांग। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। मुबारका, थोड़ा सा मैथ्स ना अपन को करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ्स अपन को करना पड़ेगा। ये एक एक स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। The uncertainty in the position of an electron, जिसका मास आपको दिया हुआ है, moving with a velocity of dash dash dash, accurate up to 0.001%। क्या होगा इसमें आंसर, थोड़ा सा
इसमें आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, लेकिन हाँ आप जो निकालोगे वो उसमें से मैच करेगा। क्या करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में, हम सबसे पहले देखते हैं। व्हाट वी हैव गिवन वेलोसिटी विच इज एक्यूरेट अप टू 0.001%। अब देखिए बेटे ये बिल्कुल ही अलग प्रकार के क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग प्रकार के क्वेश्चन है, इन्हें समझना पड़ेगा। देखें जरा, ठीक, देख लें फिर से क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता लगाना है, जिसका मास हमें ग्राम्स में दे रखा है। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 into 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज एक्यूरेट अप टू 0.01 0.01। चलिए देखें जरा बेटे, ये मुझे दे रखा है वेलोसिटी, ये जो मुझे दे रखा है ये है वेलोसिटी, नॉट डेल्टा वी। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेल्टा वी, मुझे निकालना है डेल्टा वी। तो अब उसने मुझसे बोला है कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इतने परसेंट एक्यूरेट है। ध्यान से समझिएगा, मुझे वेलोसिटी दे रखी है और बोला है ये वेलोसिटी इतने परसेंट एक्यूरेट है, तो मुझे डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 into 10⁴ into 0.001% है। यहां से मुझे मिलेगी डेल्टा वी की वैल्यू, यहां से मुझे मिलेगी डेल्टा वी की वैल्यू। ये बात सभी के समझ में आ गई है क्या? जब भी मुझे डेल्टा वी निकालना है, मुझे इस तरह से निकालना पड़ेगा अगर मुझसे क्वेश्चन में बोला गया है तो। बेटे क्योंकि मुझे अनसर्टेनिटी निकालनी है, I want to calculate delta V, but in question what is given? Given is only velocity, not change in velocity. Now this velocity is accurate up to this, so we must find out the change or uncertainty in velocity by multiplying it the accuracy 0.001%, 0.001%। मास मुझे पता है 9.1 into 10⁻⁻28 grams। H की वैल्यू मेरे पास है अप्रोक्सीमेटली 6.6 into 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। अब मैं इजीली डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर सकता हूं। ये देखिए मैंने आपको सारा डाटा यहां पर लिख दिया। अब मुझे पता है कि डेल्टा एक्स into m delta v is equal to h upon 4 pi। m मेरे पास है, डेल्टा v मेरे पास है, h का वैल्यू मेरे पास है, पाई मैं जानता हूं, तो मैं इजीली अब डेल्टा x कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझसे पूछ रहे हैं कि वाई एच इज टेकन इन अर्ग, क्योंकि हम यहां सारा का सारा सीजीएस यूनिट यूज कर रहे हैं। वेलोसिटी सेंटीमीटर में है, मास ग्राम में है, तो फिर हम एच कैसे जूल में ले सकते हैं? तो हमें एच भी सीजीएस लेना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ एक्यूरेट अप टू मतलब ये वेलोसिटी इतनी है और इतने परसेंट एक्यूरेट है, तो मैं यहां से क्या निकाल पाऊंगा? अनसर्टेनिटी निकाल पाऊंगा। यहां से मैं निकाल पाऊंगा अनसर्टेनिटी। तो आंसर जो आपका आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा v। सारी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट a एज योर आंसर, यू विल गेट a एज योर आंसर। तो बेटा जब भी परसेंटेज दे रखा है, चाहे पोजीशन के साथ, चाहे मोमेंटम के साथ, चाहे वेलोसिटी के साथ, और बोला है कि ये इतने परसेंट एक्यूरेट है, तो
तो आप जब डेल्टा वी निकालोगे तो परसेंटेज एक्यूरेसी का मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज एक्यूरेसी का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखिए इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर लास्ट, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग एट, अब आप देखो ये अपने आप आपके समझ में आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए यार 1.92 इंटू 10 रेज टू पावर -5 सेंटीमीटर। बोला ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, वैल्यू ए नहीं आ रही है, ऑप्शन ए इज द आंसर। जयदीप का आंसर सही आया है। बस जयदीप मैंने बोल दिया सही आया, बार बार मत लिखना बेटा। कशिश का भी सही आया। चलिए इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है देखें जरा। इस प्रश्न में उसने हमसे बोला है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग एट दिस वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड विच इज एक्यूरेट, मतलब अनसर्टेनिटी दे रखी है, अब एक्यूरेसी नहीं दी है। अब उसने दे रखा है कि विद इन 1 मीटर पर सेकेंड अनसर्टेनिटी, विद इन 1 मीटर पर सेकेंड अनसर्टेनिटी, मतलब यही वैल्यू डेल्टा वी की है, यही वैल्यू डेल्टा वी की है, दिस इज डेल्टा वी। So what is the theoretical uncertainty in its position, but you have to calculate it in micrometer, micrometer देखें जरा। Delta V is given in the question, that is 1 meter per second. We have to find out delta X. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सभी जानते हैं, दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम। शुरू हो जाइए, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा v। डेल्टा x is equal to 6.6 10 raised to power -34 upon 4 into 3.14 into 9.1 into 10 raised to power -31 into 1। जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी delta x is equal to 58 mu m। यस, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। एक दो प्रश्न मैं आपको और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बताना चाहता हूं, और दिस इज द वैरायटी, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किए जाएंगे। 200 का क्या यूज है, 200 का कोई यूज नहीं है। 200 देकर वो आपको पागल बना रहा है कि आप में से कई लोग वेलोसिटी 200 भी लिखेंगे, और जब वेलोसिटी 200 लिखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, और आंसर कुछ और आएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि क्लास में जो चीजें बोली जा रही हैं कृपया उन्हें ध्यान से सुनिए, कृपया उन्हें ध्यान से सुनिए। प्रश्न आसान है, प्रश्न आसान है, आप अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर्स आएंगे, आंसर्स आएंगे।
बेटा मैंने यहां डायरेक्टली लिख दिया है 58 माइक्रोमीटर। मैथ्स लगाओ, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालो। डेल्टा एक्स की वैल्यू मीटर में आएगी और फ्रॉम मीटर आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा माइक्रोमीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए कहां जाएं हम? अगला प्रश्न मैं चाहता हूं कि आप लिखें और उस अगले प्रश्न के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। चलिए ये दो क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करें। इनमें न्यूमेरिकल नहीं है, इनमें न्यूमेरिकल नहीं है। ये हैं आपके क्वेश्चंस, ये थ्योरेटिकल बेस्ड है। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटे जिन विद्यार्थियों को आवाज सुनने में या वीडियो देखने में कोई कष्ट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फिर से एक बार लॉग इन करें, फिर से एक बार लॉग इन करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए देखें जरा क्या कहना चाह रहा है वो। उसने हमसे कहा है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल है। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है? इक्वल है। तो अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा वी। मेरे पास क्या इक्वेशन है? मेरे पास इक्वेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। फिर से वही मेरा प्रश्न है कि मैं डेल्टा एक्स की जगह पर डेल्टा पी रखूंगा या डेल्टा पी की जगह पर डेल्टा एक्स रखूंगा। मुझे क्या करना है? मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो डेफिनेटली मुझे एक्स की जगह पी रखना पड़ेगा। तो ये हो गया जी डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू 1/2 रूट ओवर एच अपॉन पाई। m delta v, because delta p is what? M delta v is equal to 1/2 root over h upon pi। इसका मतलब डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हुआ? डेल्टा v इज इक्वल टू हुआ 1/2m रूट ओवर h अपॉन पाई। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं बार बार आपसे कहूंगा, इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न करें। if the uncertainty in velocity and position is same। अब वेलोसिटी और पोजीशन का अनसर्टेनिटी सेम दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, इट इज रूट ओवर एच एम अपॉन 4 पाई। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1।
काफी सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं. कीप ट्राइंग. This is option number 1. मैंने पहले ही कहा था डेल्टा टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन थी जो मैंने आपको लिखा दी. सलोनी, हम बार बार लिख रहे हैं आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट. डाउट क्या है? जब तक आप पूछोगे नहीं बताऊंगा कैसे. सी ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज रॉन्ग. चलिए, आंसर होगा इसका सही ये. अब वेलोसिटी और पोजीशन सेम है, मतलब क्या? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी. मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डेल्टा पी. क्या करूंगा? डेल्टा एक्स की जगह पर डेल्टा वी रखूंगा. मुझे पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वी रखूंगा, डेल्टा पी की जगह एम डेल्टा वी रखूंगा, एच अपॉन 4 पाई के इक्वल है. अब पूरी इक्वेशन में एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी इक्वेशन में एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? मुझे मोमेंटम निकालना है. मोमेंटम होता है एम डेल्टा वी. मोमेंटम होता है एम डेल्टा वी. क्या लिखेंगे भाई? एम डेल्टा वी इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम. तो ये मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच एम अपॉन 4 पाई. सो डेल्टा पी becomes root over h m upon 4 pi. So this is your question number last, based on Heisenberg uncertainty principle. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए. मुझसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 मैं फिर से रिपीट कर दूं. क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से रिपीट कर दूं तो मैं बोल देता हूं कि पोजीशन और मोमेंटम सेम दे रखे हैं. मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी दे रखा हुआ है और डेल्टा वी मुझे फाइंड आउट करना है. डेल्टा वी मुझे फाइंड आउट करना है. क्या करूंगा? मैं इक्वेशन लिखूंगा. क्या इक्वेशन लिखूंगा? ये सभी ने नोट कर लिया है सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन सभी ने नोट कर लिया है? ठीक, देखें. क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर से देख लें. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दे रखा है डेल्टा पी. मुझे डेल्टा वी पता लगाना है. इक्वेशन है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. दिस इज डेल्टा पी. मैं इस जगह भी डेल्टा पी लिख दूंगा. सो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई.
ये क्या हो गया जी, डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू रूट ओवर एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी होता है एम डेल्टा वी इज इक्वल टू रूट ओवर एच अपॉन 4 पाई। 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2m रूट ओवर एच अपॉन पाई। तो ये है सलोनी जी आपका डाउट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हमने जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने तरीके के बन सकते थे, हमने वो सारे के सारे सॉल्व किए। और ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग में कि डेल्टा एक्स हमें 0 दे रखा है, डेल्टा पी निकालना है, ये दो क्वेश्चन पोजीशन मोमेंटम में रिलेशन देकर वो आपसे वेलोसिटी का रिलेशन पूछेगा। तो हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे, आगे आ जाते हैं और आगे आते हुए हम बात कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने से पहले आप सभी को क्लियर कर दूं कि मेडिकल में इस पर बेस्ड आज तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है और भविष्य में भी पूछे जाने की कोई उम्मीद नहीं। प्रश्न उठता है तो फिर आप यहां लिखा क्यों रहे हो? क्योंकि आपको हेडिंग दिखेगी, आप जो भी बुक पढ़ोगे आपको उसमें हेडिंग दिखेगी, हेडिंग दिखेगी तो आप बोलोगे सर आपने तो ये चीज कराई नहीं, इसलिए ये चीज करा। ये इक्वेशन हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें एक साइन आएगा, एक सिंबल आएगा जो हमारे काम आएगा। दूसरा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से ही हमें फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो मिले। जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद तो हमें पता चलेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही डराइव हुए हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? It is a second order differential equation. इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। इट इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच e minus v into psi is equal to 0. So this is the this is the Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation, वो S नहीं है, वो डेल्टा है। ये होता है डेल्टा और ये होता है S, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, हम ये केवल पढ़ रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे बोलोगे बोलना सीख लो इसको। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला सिंबल, दिस इज साई, दिस इज नोन एज साई, त्रिशूल है ये।
साई कहते हैं इसको। अब आगे क्या, यहां पर x, y और z ये हैं 3 डाइमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। E is the total energy. V is the potential energy. M is the mass of electron. Psi. Psi is the amplitude of wave function. Psi is the amplitude of wave function. रुकते हैं थोड़ी देर। हमने बात करी कि हमसे बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है। डी ब्रॉगली ने कहा नहीं जी, पार्टिकल के जैसे तो करता ही है, वेव के जैसे भी बिहेव करता है। श्रोडिंगर ने कहा कि पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये वेव की तरह ही बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पॉइंट मास, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन किसके जैसे बिहेव करेगा? वेव के जैसे। इसीलिए इसका नाम क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और साई क्या है? साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। केवल ये साई देखने के लिए ही आपको ये पूरी इक्वेशन मैंने लिखवाई है, अदरवाइज इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप इसे याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो नेगेटिव का कोई इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं है। आपने देखा था ना, जब हम वेव की बात कर रहे थे तो हमारे पास क्रेस्ट भी था, हमारे पास ट्रॉ भी था, ट्रॉ ओरिजिन के नीचे था, नेगेटिव था, नेगेटिव का कोई यूज नहीं है। तो साई की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार इसका इंपॉर्टेंस तो बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने इसका मॉड लेकर स्क्वायर कर दिया। और जैसे उन्होंने इसे मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर किया, वैसे ही ये एटम का वो प्लेस बन गया, ये एटम का वो प्लेस बन गया जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है। फाइनली इलेक्ट्रॉन किसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है? वेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और जब हमने इस साई का मॉड लेकर स्क्वायर किया, मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर किया, तो अब इसका इंपॉर्टेंस हो गया, और इसका इंपॉर्टेंस हो गया बहुत ज्यादा। अब ये एटम में वो जगह हो गई, अब ये एटम में वो जगह हो गई जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है।
जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, या मैं कह सकता हूं इट इज द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। इट इज द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ऐसी जगह एटम में सिर्फ एक ही होती है, ऐसी जगह एटम में सिर्फ एक ही होती है, और वो जगह है एटॉमिक ऑर्बिटल। वो जगह कौन सी है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कहां? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहां से पिक्चर जो हुई वो शुरू हुई। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर क्या है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर क्या है, यह बात अब हमें समझनी पड़ेगी। यह बात अब हमें समझनी पड़ेगी। यह स्लाइड अब मैं चेंज कर रहा हूं। मैंने आपको बताया यह इंपॉर्टेंट सिर्फ किसकी वजह से है? साई की वजह से है। किसकी वजह से है? साई की वजह से है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट और ऑर्बिटल। अब जरा इस बात को समझना। यहां से क्वांटम थ्योरी शुरू हो रही है। यहां से हम क्वांटम नंबर्स पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल देता हूं, ये क्वांटम नंबर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप केमिकल पीरियोडिसिटी पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ोगे, तो आपके काम आएंगे। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अब से आप चीजों को ध्यान से समझेंगे। हमारी अगली क्लास से क्वांटम नंबर शुरू होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें जानना पड़ेगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में क्या अंतर है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में क्या अंतर है, बड़े ध्यान से समझिए। बेटा समझो, मैं इसको पूरा आपको लिखवाऊंगा, भी नोट्स भी मिल जाएंगे। एटम, एटम के अंदर होता है शेल, वही सर्कुलर शेल जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। शेल एंड ऑर्बिट बोथ आर सेम। शेल एंड ऑर्बिट बोथ आर सेम। शेल के अंदर होते हैं सब शेल। सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर विश्राम करते हैं इलेक्ट्रॉन। विश्राम नहीं करते, मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो मूव ही करता है। एटम, एटम के अंदर शेल, मतलब वही सर्कुलर शेल्स और ऑर्बिट, उनके अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ये बात मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मुझे अब समझना है बेसिक डिफरेंस ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। समझते हैं।
It is the well-defined circular path in which electrons are moving around the nucleus. It is the well-defined circular path in which the electrons are moving around the nucleus. ये सर्कुलर होते हैं, और अगर बेटे ये सर्कुलर होंगे, अगर ये सर्कुलर होंगे तो ये नॉन डायरेक्शनल होंगे. स्फेयर या सर्कल की कोई डायरेक्शन नहीं होती. स्फेयर और सर्कल आर नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल, तो ये नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई ओरिएंटेशन नहीं है. दैट्स व्हाई दे कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब मैं ऑर्बिट से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप नहीं बता सकता. पॉइंट नंबर 3 कह रहा है इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है. सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो ये प्लेनर मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. थर्ड पॉइंट ही समझा है आपने, समझा नहीं. इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है. इट रिप्रेजेंट 2D मोशन, प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज ऑर्बिट विच इज ऑल्सो नोन एज शेल. गोला, स्फेयर, सर्किल, कोई डायरेक्शन होती है क्या बेटे? Orbital. These are present in subshells. These are present in subshells. These represent the 3D motion of electron. These represent the 3D motion of electron. Are of different shape. अलग अलग सबशेल्स, अलग अलग सबशेल्स का अलग अलग शेप होता है. सत्यम प्रजापत सुन लीजिए, अलग अलग सबशेल का अलग अलग शेप होता है. डायग्राम जब आएंगे, जब मैं डेफिनेटली बताऊंगा. और 3D को मैं यहां बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर सकता ना,
तो मुझे उसके लिए एक पीपीटी आपके लिए बनाना पड़ेगा और वो पीपीटी मैं आपको शो कराऊंगा। सब्र कर लोगे तो बता दूंगा, सब्र नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं है। और ये होते हैं बेटे डायरेक्शनल। ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल। किसको छोड़कर? एस सबशेल को छोड़कर। जो हमारे पास सबशेल्स होते हैं बेटे वो होते हैं एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई। बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, काम यही आएंगे, एस, पी, डी, एफ। क्यारा बेटा थोड़ा सा सबर अपन करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगी बेटे। अब जरा एक चीज और देख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electrons in a shell is equal to 2n square। n क्या है? number of shell। मतलब अगर मुझसे कहा गया कि शेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं कहूंगा 2 × 1 स्क्वायर। शेल नंबर 2 में कितने होंगे, तो मैं कहूंगा 2 × 2 स्क्वायर, डेट इज 8। शेल नंबर 3 में कितने होंगे? 2 × 3 स्क्वायर, डेट इज 18। शेल नंबर 4 में कितने होंगे? 2 × 4 स्क्वायर, डेट इज 32। जो आपने क्लास 10th में मैजिक नंबर्स पढ़े थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, वही आपको बता रहा हूं। मेरे पास है के, एल, एम, एन, शायद आपको याद आ रहा होगा। इनके लिए एन की वैल्यू क्या है रिस्पेक्टिवली? 1, 2, 3 एंड 4। तो 2n स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18, 32। So these are the maximum number of electron in a shell, which is calculated by the formula 2n square। ये किसी शेल में प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें 2n स्क्वायर फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। अब एक और चीज, an orbital can accommodate maximum 2 electron। an orbital can accommodate maximum 2 electrons। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। सत्यम प्रजापत, क्या आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं? सत्यम प्रजापत, फिर इंग्लिश में बात करता रहा हूं यार, मैं इंग्लिश में बोलते ही अभी भी हिंदी में ही बोल रहा हूं। विशुद्ध हिंदी सुननी है तो बात अलग है,
एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, सत्यम। डॉक्टर अभिनव आप लिखते रहिए प्रीवियस स्लाइड, अब तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा बेटे, थैंक यू। तो ये थी बेटा आज की कुल कहानी। यहां हमने आज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझा, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक आइडिया लिया क्या है, वहां से हमने साई समझा कि साई क्या है, साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन। उसी साई की मदद से हमें पता चला एटॉमिक ऑर्बिटल। यहीं पर हमें बताया सर ने कि इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम 3 क्वांटम नंबर्स जनरेट करते हैं। वो 3 क्वांटम नंबर्स क्या हैं? वो 3 क्वांटम नंबर्स हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और हमने यहां पढ़ा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। साथ ही हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। अब जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब आपको बहुत ज्यादा सिंसियर होना पड़ेगा, जो आप बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर। पढ़ना नहीं चाहते आप, फिर मार्क्स नहीं आते हैं तो हमें दुख होता है, अरे यार नंबर नहीं आ रहे। पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो नंबर कम आएंगे, ढंग से पढ़ोगे नंबर ज्यादा आएंगे। मर्जी आपकी है, आप नंबर अच्छे लाना चाहते हैं नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं नहीं, सब्जेक्ट को एंजॉय करना चाहते हैं या नहीं, मर्जी है आपकी, भविष्य है आपका। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा का समापन करता हूं। जानना चाहता हूं आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या वो सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आए? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोल रहा हूं, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत ज्यादा सिंसियरिटी लेवल की जरूरत पड़ेगी, उसी के साथ आना है अपन को बेटे। थैंक यू सो मच।